नमस्ते साथियों, दयानंद सिंह रेपसवाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। आज हम चर्चा करेंगे भारतीय संविधान, क्योंकि परीक्षाओं में जो सामान्य ज्ञान जीके में महत्वपूर्ण भाग है वह है भारतीय संविधान। क्योंकि हम देख सकते हैं IAS RS की परीक्षा में भारतीय संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। फर्स्ट पेपर में जो कुल 75% आते हैं उनमें लगभग 5 या 6% भारतीय संविधान के आते हैं, और जो जिसके सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान में लगभग 33% हिस्सा संविधान का। तो फर्स्ट ग्रेड में सब्जेक्ट जिसके राजनीति विज्ञान है उसमें संविधान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके बाद में सेकंड ग्रेड में चाहे हम फर्स्ट पेपर को ले लीजिए चाहे SST में सब्जेक्ट को ले लीजिए, लगभग 25% भूमिका अकेले भारतीय संविधान की है। तो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, IAS RS सभी में संविधान की प्रमुख भूमिका है। इसके बाद में रीट में अपने कुल 150% आते हैं, उनमें 10% संविधान के भी आते हैं। तो रीट में भी संविधान की भूमिका ठीक ठाक है। उसके बाद में पटवार में संविधान की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है। सेकंड ग्रेड की तरह पटवार में भी लगभग 25% संविधान की भूमिका है। और ऐसे ही पुलिस की कोई भी एग्जाम है, भर्ती होती है, उसमें भी भारतीय संविधान की प्रमुख भूमिका है। तो अतः अब हम जो भारतीय संविधान में जो अपने टॉपिक्स हैं उसमें जो परीक्षा में ज्यादातर आने वाले प्रश्न हैं उन बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि ऐसा प्रश्न हमारा गलत न हो जो बार बार एग्जाम में आ रहा है। तो अतः हम सबसे पहले भारतीय संविधान में जो अपना प्रमुख बिंदु रहेगा उसमें पहला टॉपिक अपना संविधान सभा, क्योंकि अपना संविधान सभा के द्वारा ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो सबसे पहला अपना बिंदु है संविधान सभा। और संविधान सभा जो अपना टॉपिक है, इसमें जो प्रमुख बिंदु में कैबिनेट मिशन योजना है, और कैबिनेट मिशन योजना के बारे में हर तीसरी चौथी एग्जाम में प्रश्न आ जाता है। कैबिनेट मिशन योजना के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत ही भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। तो कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ, एक तो प्रश्न ये पूछा जाता है। फिर उसके बाद में गठन होने के बाद इसके ऊपर चर्चा हुई, चर्चा होने के बाद में कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी रिपोर्ट कब पेश की। तो एग्जाम में जो प्रश्न बहुत ज्यादा बार पूछा जाता है वह कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ। तो गठन 24 मार्च 1946, 24 मार्च 1946 एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण प्रश्न कि कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ, 24 मार्च 1946। इसके बाद में इस योजना ने अपनी रिपोर्ट कर दी, तो लगभग 2 माह में 16 मई 1946, मार्च के बाद में अप्रैल का महीना छोड़ दीजिए मई, ये 24 मार्च को गठन हुआ, 16 मई 1946 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी। अब एक जो प्रश्न एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना में कुल कितने सदस्य थे और कौन सा सदस्य इसमें नहीं था, यह भी पूछा जाता है। क्योंकि कैबिनेट मिशन योजना में कुल सदस्य थे 3, एग्जाम में 4 ऑप्शन आते हैं। तो 2012 में RS में प्रश्न आया था कि कैबिनेट मिशन योजना का सदस्य कौन सा नहीं है। तो ये जो 3 सदस्य हैं ये हमें याद रखनी है। तो कैबिनेट मिशन योजना का पहला सदस्य था सर स्टेप्स क्रिप्स। सर स्टेप्स क्रिप्स, जो ये सर स्टेप्स क्रिप्स जो पहले 1942 में क्रिप्स प्रस्ताव दिया था, वही व्यक्ति इसमें शामिल है। उसके बाद में 2 नंबर AV इलेक्टेड। तो संविधान सभा का दूसरा सदस्य जो कैबिनेट मिशन योजना में AV इलेक्टेड। उसके बाद में 3 नंबर सर पेंथिक लॉरेंस। इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना में कुल 3 सदस्य। अब थोड़ा सा इनको याद रखने के लिए मेन बात तो है कि याद कैसे है, हमें रटने की बजाय समझना है, और उसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो इसके लिए अपन शॉर्ट ट्रिक लेते हैं KAL, यानी
के से क्या हो गया क्रिप्स, क्योंकि अपने वहां पर ऑब्जेक्टिव टाइप में आता है तो अपने को एक नाम याद रह जाएगा तो हमारा गलत नहीं होगा। तो के से क्रिप्स, ए से एलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। तो अतः कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों को याद रखने के लिए इसके लिए हमारी शॉर्ट ट्रिक है कार्ल। के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर और एल से लॉरेंस। अब एक प्रश्न और पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन योजना में जो 3 सदस्य थे उसमें अध्यक्ष कौन था? तो अध्यक्ष से लास्ट नंबर का था लॉरेंस। कार्ल में जो लास्ट नंबर है एल से लॉरेंस, वह इसका अध्यक्ष था। उसके बाद में अगर और गहराई से अगर प्रश्न आए तो ये क्रिप्स है, एलेक्जेंडर है, लॉरेंस है, ये कौन से पद पर थे? तो क्रिप्स है, ये व्यापार मंत्री था। क्रिप्स क्या था? व्यापार। उसके बाद में एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री था और पेंथिक लॉरेंस भारतीय मंत्री। थोड़ा कठिन प्रश्न के तौर पर आएगा तो ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, 1-2 बार पूछा हुआ है। तो क्रिप्स से व्यापार मंत्री, उसके बाद में एलेक्जेंडर नौसेना मंत्री और जो अध्यक्ष था वह भारतीय मंत्री के नाम से उसे जाना गया। तो इस प्रकार से कैबिनेट मिशन योजना में कुल सदस्य 3, जिसको याद रखने के लिए KAL। इसमें जो व्यापार मंत्री था वो क्रिप्स था, नौसेना एलेक्जेंडर और भारतीय मंत्री लॉरेंस। अब कैबिनेट मिशन योजना ने क्या क्या अपने प्रावधान और बिंदु दिए, जो इन्होंने रिपोर्ट देने के बाद में इसके क्या प्रावधान और बिंदु थे। तो कैबिनेट मिशन योजना के प्रावधान और बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। तो कैबिनेट मिशन योजना का पहला भाग भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रावधान। एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत हुआ? तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ। तो 1 नंबर प्रावधान क्या होगा? संविधान सभा के गठन का प्रावधान, संविधान सभा के गठन का प्रावधान। 1 नंबर प्रावधान था संविधान सभा के गठन का प्रावधान। अब ध्यान दीजिए, संविधान जो एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत, ये एग्जाम में प्रश्न बहुत बार आया हुआ है, कैबिनेट मिशन योजना। अब गठन में कितने सदस्य थे? तो कुल सदस्य से, तो संविधान सभा में कुल सदस्य कितने होंगे? क्योंकि संविधान सभा का गठन के ऊपर चर्चा है, तो संविधान सभा में कुल सदस्य 389। कितने होंगे? 389। अब इसमें कैबिनेट मिशन योजना में यह भी तय किया गया कि पहले तो एक भारत संघ होगा और भारत संघ में ब्रिटिश प्रांत होंगे और ब्रिटिश प्रांत और 2 नंबर पे होंगे देसी रियासत और एक इसमें चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को अलग से घोषित किया गया। तो कुल सदस्य 389। अब 389 में से ब्रिटिश प्रांतों से कितने निर्वाचित होंगे? तो ब्रिटिश प्रांतों से जो कुल ब्रिटिश प्रांतों में 11 प्रांतों में से ये कितने होंगे? कितने प्रांत थे? 11 प्रांत। 11 प्रांतों में से कितने सदस्य होंगे? 252। अब ये 252 सदस्य हैं, ये मनोनीत होंगे या निर्वाचित होंगे? निर्वाचित होंगे तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? तो इनका प्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं हुआ था संविधान सभा के सदस्यों का, जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे, अतः इनका अप्रत्यक्ष निर्वाचन। तो ये क्या होंगे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अप्रत्यक्ष को हम परोक्ष भी बोल सकते हैं। अप्रत्यक्ष को हम क्या बोल सकते हैं? परोक्ष। तो अप्रत्यक्ष या परोक्ष निर्वाचन। ये एग्जाम में अभी थोड़े दिनों पहले एग्जाम में ये प्रश्न आया था, उसमें अप्रत्यक्ष नाम नहीं आया था, उसमें परोक्ष निर्वाचित नाम से आ गया था। तो एक ही बात है, पर्याय नाम नहीं। उसके बाद में ब्रिटिश प्रांतों के पश्चात देसी रियासतों से कितने सदस्य? देसी रियासतों से, तो देसी रियासतों से जो सदस्य थे वो 93। अब यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि देसी रियासतों के जो 93 सदस्य थे वह निर्वाचित नहीं होंगे, वह क्या होंगे? मनोनीत। तो ये मनोनीत करने वाला कौन होगा? देसी रियासत का जो राजा है वह अपनी तरफ से एक सदस्य मनोनीत करके भेजेगा। मनोनीत को हम नामांकित भी बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि मनोनीत नाम ही आए, नामांकित नाम भी आ सकता है। और 2010 में इसका एक पर्याय नाम आया था, परामर्श द्वारा चयन। तो इसमें मनोनीत, नामांकित या परामर्श द्वारा चयन एक ही बात,
तो 93 सदस्य हैं, ये राजाओं द्वारा चयन किया गया या मनोनीत किए गए या नाम अंकित किया गया। कहने का मतलब राजा को मन से जो उचित लगे उसे चुन लेना, या राजा ने नाम अंकित कर दिया, या राजा ने आपस में परामर्श करके उसका चयन कर दिया। तो देशी रियासतों के जो 93 सदस्य थे उनका चुनाव नहीं हुआ। उसके बाद में चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। देखो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र में से 4 सदस्य चुने जाते, कितने? 4। इस प्रकार से 389 में से 292 तो ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। पहले तो थोड़े से सदस्य संख्या याद रखने के लिए देखो अपने घटना अलग है, थोड़ा सा समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले 2, 9, 2 ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292। तो पहले भी 2, बाद में भी 2 और बीच में 2 जैसा ही 9, 2, 9, 2। अब इसको थोड़ा सा अपन 2 क्या लेके आता है? 3 क्या लेके आता है? 4। अब इसको हमें यहाँ पर क्या करेंगे? एक हटाते जाएंगे। 2 को हटा दिया, 9 बच गया, 9 को हटा दिया, 4 बच गया। तो अपने को याद रखने के लिए क्या करना है? 2, 9, 2, फिर 2 के आगे 3, 4 क्रमशः लिख देंगे और इधर से एक एक संख्या हटाते जाएंगे। तो इस प्रकार से 292, 93 और 4। अब यहाँ पर जो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से सदस्य थे वह कौन कौन से क्षेत्र थे, पहले हम उसका उल्लेख करते हैं। तो कुल सदस्य 389 थे, उसमें ब्रिटिश प्रांतों से कितने थे? 292, देशी रियासतों से 93 और चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से 4। अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखने वाला है कि 4 को मनोनीत किया जाएगा या निर्वाचित, तो इनका भी चुनाव हुआ था, वही अप्रत्यक्ष। तो चीफ कमिश्नरी क्षेत्र का भी अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ था। तो मनोनीत होने वाले सदस्य कौन थे? केवल देशी रियासत। तो इसको थोड़ा सा अपने को रटना नहीं, समझना है, ध्यान दीजिए। देशी रियासतों में कौन होते थे? राजा। और राजा है वो अपने आप को भगवान के बराबर समझते थे। उनको जनता ने चुना नहीं था, वो तो अपने आप को एक खुदा मानते थे कि हाँ हमारा दर्जा भगवान के बराबर है। इसलिए राजा, जनता अगर सदस्य को मनोनीत या निर्वाचित करती है तो राजा को ठेस पहुंचती है कि नहीं नहीं ये तो गलत हो रहा है, मेरे द्वारा नहीं हो रहा है। इसलिए राजाओं को खुश रखने के लिए उनको बोल दिया कि यहाँ से आप अपनी पसंद का कोई भी सदस्य भेज दीजिए। तो केवल निर्वाचन किसका नहीं हुआ? देशी रियासतों। केवल राजा ने जो तय किया उनका निर्वाचन नहीं हुआ। बाकी 292 प्लस 4 296 सीटों पर निर्वाचन हुआ। जनता ने मत नहीं दिया, अतः अप्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ। अब जो ये 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र हैं ये कौन कौन से थे? तो 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को थोड़ा सा हम याद रखने के लिए इसकी हम शॉर्ट ट्रिक लेते हैं। जैसे अपनी कैबिनेट मिशन योजना के सदस्यों के लिए शॉर्ट ट्रिक क्या ली? KAL। यहाँ पर हम ABCD में बताओ कितने अक्षर होते हैं? तो ABCD में आप सोचते हो 26 अक्षर होते हैं, ABCD में 4 अक्षर होते हैं। एक बार रीजनिंग में प्रश्न आया हुआ भी है कि ABCD में कितने अक्षर होते हैं? कईयों ने कर दिए 26, जबकि ABCD में 4 अक्षर होते हैं। ABCD A to Z में होते हैं 26 अक्षर। तो यहाँ पर अब हमें थोड़ा सा याद रखने के लिए अपने को ध्यान में रखना है कि 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र को हम याद रखने के लिए ABCD के नाम से याद करें। अब A से अजमेर, अजमेर मेरवाड़ एक ही क्षेत्र था, अजमेर मेरवाड़। अजमेर मेरवाड़ कहां पर है वर्तमान में? राजस्थान में। ये भी पूछ लेते हैं कहां पर? B से ब्रिटिश और B से ही बलूचिस्तान, ब्रिटिश से बलूचिस्तान। तो B से क्या हो गया? B से ब्रिटिश हो गया, B से ही बलूचिस्तान हो गया। ये वर्तमान में भारत में नहीं है, नाम से पता चल रहा है। तो ये कहां चला गया? पाकिस्तान। उसके बाद में C से कोट। ये प्रश्न एग्जाम में सर्वाधिक बार पूछा जाता है। क्यों? क्योंकि हम 4 जो ले करेंगे उसमें यही थोड़ा अलग है जिसका शायद हमें पता न है। तो कुर्ग कहां पर था ये पूछ लेते हैं। तो पहले तो कुर्ग था मैसूर। कुर्ग कहां पर था? मैसूर। लेकिन 1973 में मैसूर का नाम बदल क्या कर दिया? कर्नाटक। तो अब अगर एग्जाम में आ जाए कुर्ग कहां पर? तो कर्नाटक। 1973 से पहले तो इसका नाम मैसूर था और 1973 में मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया। एग्जाम में ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि कुर्ग कहां पर है। उसके बाद में डी से दिल्ली। दिल्ली अपने देश की राजधानी पता ही है। तो इस प्रकार से ये 4 सदस्य 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से चुने गए। अब इसमें
सदस्य अजमेर मेरवाड़, जो अपने राजस्थान से संबंधित है, राजस्थान का कोई प्रश्न आएगा तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि अजमेर मेरवाड़ से किसे सदस्य चुना गया। तो अपने मुकुट ज्यादा बांधते हैं तो मुकुट बिहारी भाग, थोड़ा याद रखने के लिए, अपने राजस्थान में मुकुट या साफे का प्रचलन है, तो अजमेर मेरवाड़ राजस्थान वाले को याद रखने के लिए अपन मुकुट नाम से याद करेंगे। ब्रिटिश बलूचिस्तान भारत में है ही नहीं, तो वर्तमान में इसका कोई खास औचित्य नहीं है। अब उसके बाद में है कुर्ग, कुर्ग मैसूर, एक अपने पूना है, पूना, और थोड़ा सा इसको याद रखिए, इसका सदस्य कौन था, पहले उसका नाम लिख देते हैं, CM पूना। अब देखो वैसे नाम थोड़ा हार्ड लग रहा है, लेकिन इसको हम इजी करते हैं। CM बोलते हैं चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को। CM कहाँ का, पूना का। पूना जानते हैं आप, महाराष्ट्र में पड़ता है पूना, तो CM कहाँ का, पूना का, तो CM पूना का नाम हो गया। वैसे थोड़ा इजी तरीके से याद रखने के लिए CM पूना का, पूना का CM। वैसे यहाँ पर राजस्थान में क्या पहनते हैं, मुकुट। उसके बाद में दिल्ली से कौन था, तो देशबंधु गुप्ता। थोड़ा सा आप इसको भी थोड़ा इजी तरीके से याद रखें। अपने देश की राजधानी क्या है, दिल्ली। देश, इसमें देश नाम आएगा, देशबंधु गुप्ता। तो अपने को याद रखने के लिए अजमेर मेरवाड़ राजस्थान वाले क्या पहनते हैं, मुकुट, तो मुकुट नाम से याद कर लेंगे। उसके बाद में मैसूर के पास में पूना है, पूना का CM मैसूर गया था, याद रखने के लिए CM पूना का हो गया। उसके बाद में दिल्ली क्या, देश की, इसमें देश नाम आएगा, देशबंधु गुप्ता। इस प्रकार से अपने 4 जो चीफ मिनिस्ट्री क्षेत्र है, इसको याद रखने के लिए शॉर्ट ट्रिक है ABCD। इसके बाद में इसको जो व्यक्ति है उनको याद रखने के लिए भी थोड़ा बहुत हम इसका आधार ले सकते हैं, ताकि अपने लंबे समय तक याद रहे। क्योंकि रटने में हम 2 दिन याद कर सकते हैं, 5 दिन याद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही अब इस प्रकार से हमने थोड़ा सा समझ लिया है, एग्जाम में हमारे सामने ऑप्शन आएगा तो जरूर हमारा ध्यान उस बिंदु पर चला जाएगा। तो इस प्रकार से अपनी कैबिनेट मिशन योजना का 1 नंबर जो प्रावधान था, संविधान सभा के गठन का प्रावधान, और संविधान सभा के गठन किसके तहत किया गया, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा में कुल सदस्य संख्या 389, उसमें से ब्रिटिश प्रांतों से याद रखने के लिए 292, उसके बाद में 3-4 क्रमशः कटेंगे, 1-1 हटाते जाएंगे। जो चीफ मिनिस्ट्री क्षेत्र है उसको याद रखने के लिए जो 4 थे, ABCD नाम से याद करेंगे। अपना कैबिनेट मिशन योजना का 1 नंबर प्रावधान पूरा हो गया। उसके बाद में 2 नंबर प्रावधान, कैबिनेट मिशन योजना में क्या कहा गया, 2 नंबर प्रावधान में कहा गया कि चुनाव की विधि कौन सी काम में ली जाएगी, किस आधार पर चुनाव होंगे, क्योंकि जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव नहीं हो रहे थे, तो इसको निर्वाचित करने वाले कौन थे, जनता नहीं थी तो कौन थे। ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में आ चुका है, कम से कम 8-10 बार एग्जाम में आ चुका है। तो इसको प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुना गया। किसके द्वारा चुना गया, प्रांतीय विधान परिषद। तो जो 296 सीटों पर, 292 ब्रिटिश प्रांतों से और 4 चीफ मिनिस्ट्री, 296 सीटों पर जो चुनाव हुआ वह किसके द्वारा करवाए गए, प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा संविधान सभा के सदस्यों को चुना गया। अब इसके बाद में एक तो देखो इसमें आता है मनोनीत, एक इसमें निर्वाचित। तो एक बार एक प्रश्न आया था एग्जाम में कि संविधान सभा कैसे निकाय है। संविधान सभा निकाय ए में दे दिया केवल मनोनीत, ब में दे दिया केवल निर्वाचित, स में दे दिया मनोनीत व निर्वाचित दोनों। तो इसमें उत्तर क्या होगा, मनोनीत व निर्वाचित दोनों, क्योंकि 296 सदस्य तो निर्वाचित हो रहे हैं और जो देशी रियासतों की 93 सदस्य हैं वो राजाओं द्वारा मनोनीत हो रहे हैं। तो ये प्रश्न आया हुआ है, संविधान सभा निकाय है मनोनीत व निर्वाचित दोनों। अब 2 नंबर, निर्वाचन की विधि क्या थी। प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों ने संविधान सभा के सदस्यों को चुना, तो कौन सी विधि काम में ली गई, तो विधि जो वर्तमान में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की जो विधि है वही विधि इसमें काम में ली गई थी। आनुपातिक प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो यहां पर देखो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण मत प्रणाली, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष। तो ये चुनाव विधि देखो, आनुपातिक प्रतिनिधित्व एक खुद प्रणाली है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व क्या है, एक प्रणाली है। इसमें भी 2 प्रणाली है, तो है सूची और एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो अतः हम इसमें जो
एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वो काम में ली जाती है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में आपको पता ही है कि इसमें प्रत्यक्ष तौर पर भाग नहीं लिया गया। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, इसमें कौन सी एकल संक्रमणीय मत प्रणाली काम में ली जाती है। तो इसमें आप ध्यान दीजिए कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व में जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली उसके तहत वर्तमान भारत में, अब एक प्रश्न बनता है वर्तमान भारत में कौन कौन सी प्रणालियां किसके चुनाव में ये प्रणाली काम में ली जाती है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली वर्तमान भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद, इन चार के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली काम में ली जाती है। तो अब यहाँ पर हमारे 5 प्रश्न क्लियर हो गए हैं। एक तो संविधान सभा के लिए कौन सी प्रणाली, यही प्रणाली। उसके बाद में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद में राज्यसभा और विधान परिषद, जो दोनों ही उच्च सदन है, उन दोनों में ही यही प्रणाली काम में ली जाती है। तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कौन कौन से चुनाव में काम में ली जाती है, प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। इसके बाद में 3 कि जनता को कितने भागों में बांटा गया। तो कैबिनेट मिशन योजना ने जनता को 3 भागों में, कितने भागों में बांटा, 3 भागों में। 1 नंबर सामान्य, 1 नंबर कौन सा भाग था, सामान्य, फिर 2 नंबर मुस्लिम और 3 नंबर सिख। तो इस प्रकार से जनता को 3 भागों में बांटा गया। हम सामान्यतः बोलते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, तो उसमें मुस्लिम और सिख को छोड़कर बाकी सभी सामान्य में शामिल थे। यानी हिंदू, ईसाई, बौद्ध, जैन, ये सभी सामान्य में शामिल थे। तो एग्जाम में प्रश्न पूछ सकते हैं कि कैबिनेट मिशन योजना के तहत जनता को कितने भागों में बांटा गया। जनता को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से, सामान्य, मुस्लिम और सिख। हिंदू, मुस्लिम, सिख, हिंदू इसमें है तो लगातार याद कर लेंगे। सामान्य में हिंदू के अलावा अन्य सभी भी सामान्य में ही शामिल किए गए थे। उसके बाद में 4 नंबर प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना का 4 नंबर प्रावधान क्या था, कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। जैसे 389 टोटल सीट थी, 296 ये थी, तो कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो 4 नंबर अपना जो प्रावधान है उसमें 10 लाख की जनसंख्या, कितनी जनसंख्या पर, 10 लाख, 10 लाख की जनसंख्या में कितना प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जाएगा। अब यहां पर अपन 4-5 प्रश्न याद करते हैं। अपने भारत में वर्तमान में सीटों का बंटवारा किस आधार पर किया जाता है। तो अपने भारत में वर्तमान में सीटों का बंटवारा जनसंख्या के अनुपात में ही किया जाता है। इसलिए कई बार प्रश्न आता है कि लोकसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं, राज्यसभा की सर्वाधिक सीटें किस राज्य में हैं, विधानसभा, विधान परिषद। तो ध्यान रखिए, अपने भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश। तो जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा होता है। तो अपने को यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं है, जितनी जनसंख्या होगी सीटें उतनी ही ज्यादा होंगी, जितनी जनसंख्या कम होगी सीटें उतनी ही कम होंगी। तो अपने को ये 5% रखना नहीं है, यहाँ पर केवल समझना है कि अपने भारत में सीटों का आवंटन और आरक्षण का आवंटन भी जनसंख्या के अनुपात में होता है। और अपने भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, अतः सर्वाधिक सीटें में उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। चाहे वो लोकसभा की सर्वाधिक सीट आ जाओ, उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश, विधानसभा में उत्तर प्रदेश, विधान परिषद में उत्तर प्रदेश। और संविधान सभा में भी जनसंख्या के आधार पर इस सीटों का आवंटन किया गया था। और कितनी जनसंख्या पर एक सीट, 10 लाख पर एक प्रतिनिधि चुना जाने का प्रावधान किया गया था। तो यह अपने कैबिनेट मिशन योजना में प्रमुख जो बिंदु थे, प्रमुख जो प्रश्न बन रहे थे, उनके ऊपर हमने चर्चा की है। एक बार इसका हम 2 मिनट के लिए रिवीजन करेंगे। कैबिनेट मिशन योजना का गठन कब हुआ, 24 मार्च 1946। इस लगभग 2 महीने बाद में 16 मई 1946 को अपनी रिपोर्ट दी। इसमें कुल सदस्य संख्या 3, किस नाम से याद करेंगे, KAL, के से क्रिप्स, ए से अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। क्रिप्स व्यापार मंत्री, अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री, क्योंकि अंग्रेज लोग होते सामान्यतः, वही नौसेना पर प्रमुख देश था ब्रिटिश। और ब्रिटिश अलेक्जेंडर जैसा नाम ब्रिटेन का नाम लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा याद रखने के लिए अलेक्जेंडर नौसेना। और जो अध्यक्ष था लॉरेंस, वह है
भारतीय मंत्री था। अब कैबिनेट मिशन योजना ने अपनी क्या क्या प्रावधान दिए, तो एक प्रश्न आता है संविधान सभा का गठन का प्रावधान, जो एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत, कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अब इसमें कुल सदस्य संख्या कितने होंगे गठन में, तो आपको बताया थे 389 में आपको बताया था ब्रिटिश प्रांतों से 292, फिर क्या करेंगे 3, फिर क्या करेंगे 4, 2 हटा देंगे 9, 4, 292 ब्रिटिश प्रांतों से, 93 देशी रियासतों से और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से। अब इसमें चुनाव कितने पर होंगे, देशी रियासतों को चुनाव नहीं होंगे क्योंकि राजा ये बात स्वीकार नहीं कर रहे थे कि हमारे होते हुए जनता हमें चुने, तो इसलिए देशी रियासतों में राजाओं ने अपना एक सदस्य मनोनीत करके भेज दिया। चुनाव किस पर हुए 292 प्लस 4। अब यहाँ पर इसके बाद में 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से थे, तो ये 4 क्षेत्र कौन से थे, आगे आपको बताया था ABCD, ए से अजमेर मेरवाड़, बी से बलूचिस्तान, सी से कुर्ग, डी से दिल्ली। अजमेर मेरवाड़ राजस्थान में है, राजस्थान में क्या पहनते हैं मुकुट बिहारी बाग। उसके बाद में कुर्ग के नजदीक पूना का सीएम, कुर्ग में कौन आया, पूना का सीएम। कुर्ग कहां पर, पहले मैसूर में था, 1973 में इसका नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया। डी में दिल्ली क्या देश नाम आया, देश बंधु गुप्ता, इसका सदस्य निर्वाचित हुआ था। उसके बाद में कितनी जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि, 10 लाख की जनसंख्या पर। अपने भारत में आधार क्या है सीटों का, जनसंख्या, इसीलिए सर्वाधिक नाम है उत्तर क्या होगा, उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद में जनता को कितने भागों में, 3 भागों में बांटा गया। और चुनाव की विधि जो वर्तमान में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद की है, वही चुनाव विधि इसमें काम में ली गई। कौन सी, आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति से अप्रत्यक्ष रूप से। अप्रत्यक्ष का मतलब जनता ने मत नहीं दिया, तो किसके द्वारा चुने गए 296 सदस्य, तो ये प्रांतीय विधान परिषद के सदस्यों द्वारा चुने गए। आप सभी इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।